ओम नमः परमात्मने। मैं विवेक कुमार तिवारी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काजीपुर पटना में ज्योतिष का सहायक प्राध्यापक हूँ। आज मैं फिर आप लोगों के लेकर के आया हूँ गोल परिभाषा। तो आप लोगों को जैसा कि याद होगा, पूर्व में हम लोग पाठ के अंतिम भाग में उपवृत्त और भुज चाप पढ़ रहे थे। तो आज हम आरंभ करते हैं, पाठ को आगे ले चलते हैं और आरंभ करते हैं आज से विश्वांश और क्षेत्रांश। ठीक, तो आरंभ करते हैं। स्थानोपरि ध्रुवप्रोतम नाड़िका मंडलेयुतम यत्र तद विश्वांसाग्र चिन्हम विद्भिरुदाहृतम। क्या कहते हैं? सर्वप्रथम आचार्य जो हैं विश्वांसाग्र चिन्ह का जिक्र करते हैं। किसे कहते हैं? विश्वांसाग्र चिन्ह। कहते हैं स्थानोपरि ध्रुवप्रोतम नाड़िका मंडलेयुतम यत्र तद विश्वांसाग्र चिन्हम विद्भि उदाहृतम। विद्भि उदाहृतम, विद्वानों के द्वारा ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? तो कहते हैं कि स्थानोपरि ध्रुवप्रोतम अर्थात ग्रह स्थानगतम ध्रुवप्रोतवृतम नाड़िका मंडले यत्र युतम तद विश्वांसाग्र चिन्हम उदाहृतम। अर्थात ग्रह स्थानों पर अर्थात ग्रहगत ध्रुवप्रोत वृत्त नाड़ी वृत्त में जहाँ लगता है उसे क्या कहेंगे? विश्वांसाग्र चिन्ह कहेंगे। ठीक, फिर कहते हैं कि तच्चिन्ह गोल संधयोर यत् खांक भागाल्पमंतरम नाड़िका मंडले प्रोक्तास्तु एव विश्वांस का। अब विश्वांस बता दिए, विश्वांस किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि तत्चिन्ह गोल संधयोर यत् खांक भागाल्पमंतरम नाड़िका मंडले प्रोक्ता। नाड़िका मंडले अर्थात नाड़ी वृत्त में, नाड़ी वलय में तत्चिन्ह, तत्चिन्ह अर्थात विश्वांसाग्र चिन्ह, चिन्हतः अगोल संधयो अंतरम अर्थात विश्वांसाग्र चिन्ह जो है, विश्वांसाग्र चिन्ह का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा वृत्त का कल्पना करेंगे जो ग्रह स्थान और ध्रुवप्रोत वृत्त हो और ग्रहगत ध्रुवप्रोत वृत्त हो। अर्थात ग्रह स्थान में भी गया हो और वह ध्रुव में भी गया हो। ऐसा वृत्त जो ग्रहगत ध्रुवप्रोत वृत्त नाड़ी वृत्त में जिस स्थान पे स्पर्श कर, जिस स्थान से लगे, संपात करे, उस बिंदु को, उस स्थान को विश्वांसाग्र चिन्ह बोलेंगे। ठीक, और फिर कहते हैं कि उस चिन्ह से अर्थात विश्वांसाग्र चिन्ह से और कहाँ तक कहते हैं? तो गोल संधय, गोल संधि तक। ठीक, विश्वांसाग्र चिन्ह से गोल संधि तक नाड़ी वृत्त में विश्वांस का प्रोक्ता, विश्वांस कहेंगे। फिर कहते हैं गोल संधि ग्रहस्थानम यावत क्षेत्रांश का स्मृता। फिर कहते हैं कि दूसरा बताते हैं, विश्वांसाग्र बता दिए कि जो स्थान हमारा नाड़ी वृत्त में होगा, तो जो ग्रहगत ध्रुवप्रोत वृत्त नाड़ी वृत्त में जहाँ लगता है उसको विश्वांसाग्र चिन्ह बोलेंगे। और वहाँ से अर्थात विश्वांसाग्र चिन्ह से और गोल संधि तक नाड़ी वृत्त में विश्वांस कहेंगे। और गोल संधि से ग्रह स्थान तक, गोल संधि से ग्रह स्थान तक यावत क्षेत्रांश का स्मृता क्रांति वृत्ते। क्रांति वृत्त में गोल संधि से ग्रह स्थान तक क्या होगा? क्षेत्रांश का, क्षेत्रांश होगा। पूर्व में आप लोग बता चुके हैं ग्रह स्थान जब भी होगा क्रांति वृत्त में होगा। तो यहाँ पे आचार्य स्पष्ट कह रहे हैं कि गोल संधि ग्रह स्थानम यावत क्षेत्रांश का स्मृता। गोल संधि से और ग्रह स्थान तक क्षेत्रांश कहे जाएंगे। क्रांति वृत्ते च एक ते खेट भुजांशः अपिकृतिता। उस क्षेत्रांश को, जो क्रांति वृत्त में जो ग्रह हैं उनका वही जो है क्षेत्रांश कहेंगे और उसे
ग्रह का भुजांश भी कहेंगे। दोनों हो गए, अर्थात क्षेत्रांश और भुजांश एक ही चीज़ हो गए। क्रांत्यंश कहा भुजो यत्र, कोटिश्च विश्वांश कहा, क्षेत्रांश कहा कर्णश्चाप जात इति ऋतम। अब यहाँ पे क्या कह दिया आचार्य कि एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जो चाप जात क्षेत्र बनेगा। चाप जात अर्थात ऐसा क्षेत्र, ऐसा त्रिभुज। चाप जात त्रिभुज का अर्थ होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, ठीक है, उस क्षेत्र को चाप जात क्षेत्र बोलेंगे, चाप जात त्रिभुज बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ इसी तरह का क्षेत्र का कल्पना कर रहे हैं आचार्य कि एक जो है अब सर्वप्रथम क्या हुआ तो क्रांत्यंश होगा। अब क्रांत्यंश कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आप जानते हैं कि क्रांति वृत्त से लेकर के और नाड़ी वृत्त तक, ध्रुवप्रोत वृत्त जो है जो नाड़ी वृत्त में जाता है वो आपका क्रांति ग्रहगत ध्रुवप्रोत वृत्त नाड़ी वृत्त को जो जाएगा विश्वांश चिन्ह होगा। और उसी वृत्त में अर्थात ग्रहगत ग्रह स्थानगत ध्रुवप्रोत वृत्त जो क्रांति वृत्त में जहाँ स्पर्श करेगा अर्थात ग्रह स्थान से लेकर के और वह नाड़ी वृत्त तक, अर्थात ग्रहगत ध्रुवप्रोत वृत्त में नाड़ी वृत्त और क्रांति वृत्त का अंतर क्रांत्यंश कहे जाएंगे, ठीक। तो तीन क्षेत्र बने। एक गोल संधि आपको बता चुके हैं कि जहाँ पर नाड़ी वृत्त और क्रांति वृत्त संपात करे वो गोल संधि हुआ, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कहा विश्वांसाग्र चिन्ह बताया, अर्थात ग्रहगत ध्रुवप्रोत वृत्त नाड़ी वृत्त में जहाँ लगता है वो आपको विश्वांसाग्र चिन्ह हो गया। तो दो चीज़ हो गए, गोल संधि हो गए, विश्वांसाग्र चिन्ह हो गए। फिर आगे बताता है विश्वांश। विश्वांश किसे कहेंगे, तो विश्वांसाग्र चिन्ह से लेकर के और विश्वांसाग्र चिन्ह से लेकर के और गोल संधि तक नाड़ी वृत्त में जो दोनों का अंतर होगा, अर्थात विश्वांसाग्र चिन्ह और गोल संधि का नाड़ी वृत्त में अंतर होगा, जो क्या कहते हैं कि खांक भागाल्पमंतरम, अर्थात जो 90 अंश से कम होगा, 90 अंश से कम होगा। विश्वांश जब भी होगा तो 90 अंश से अधिक वह नहीं हो सकता, इसलिए कहते हैं खांक भागाल्पमंतरम, अर्थात 90 अंश 90 अल्पम, 90 अल्पम 90 अल्पम, 90 अल्पम, 90 अंश से वह कम हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका विश्वांश। अब कहते हैं कि उसी वृत्त में अर्थात ग्रह स्थानगत ध्रुवप्रोत वृत्त में ग्रह स्थान से अर्थात क्रांति और नाड़ी का अंतर जो है उस वृत्त में वो क्या हो गया आपका क्रांत्यंश हो गया। और ग्रह स्थान से गोल संधि तक क्रांति वृत्त में क्षेत्रांश हो गए। तो कितने चीज हो गए, सर्वप्रथम आपका गोल संधि जहाँ क्रांति वृत्त और नाड़ी वृत्त का संपात हो, दूसरा विश्वांसाग्र चिन्ह जहाँ पे आपका ग्रह स्थानगत ध्रुवप्रोत वृत्त नाड़ी वृत्त में जिस स्थान पे लगे विश्वांसाग्र चिन्ह हो गए, पुनः विश्वांसाग्र चिन्ह से गोल संधि तक नाड़ी वृत्त में विश्वांश हो गए। तीसरा, चौथा वस्तु ग्रह स्थान से गोल संधि तक क्षेत्रांश हो गए क्रांति वृत्त में। और पांचवा आपका वस्तु हो गया जो अंतिम है क्रांत्यंश, जो ग्रह स्थानगत ध्रुवप्रोत वृत्त में नाड़ी और क्रांति वृत्त का अंतर, अर्थात ग्रह स्थान से लेकर के और नाड़ी वृत्त तक क्रांत्यंश हुआ। तो यहाँ पे एक ग्रह स्थान से नाड़ी वृत्त तक क्रांत्यंश और ग्रह स्थान से गोल संधि तक क्षेत्रांश और विश्वांसाग्र चिन्ह से गोल संधि तक विश्वांश हुआ। तो आपका विश्वांश, क्षेत्रांश और क्रांत्यंश तीनों मिलकर के एक चाप जात त्रिभुज का निर्माण किया, ठीक है। क्या बोला हम कहेंगे उसको, चाप जात त्रिभुज कहेंगे। अब उसमें आचार्य क्या कहते हैं, क्रांत्यंश कहा भुजो यत्र, यत्र यस्मिन् क्षेत्रे क्रांत्यंश कहा भुजः, कोटिश्च विश्वांश का, जिस क्षेत्र में क्रांत्यंश भुज हो कोटिश्च विश्वांश का, और कोटि जो है वह विश्वांश हो जाए। तत्र क्षेत्रांश का कर्ण चाप जात मितीरितम।
और तत्र अर्थात तस्मिन् क्षेत्रे क्षेत्रांशका कर्णः अर्थात प्रथमः क्रांत्यंशकः क्रांत्यंशकः भुजः क्रांत्यंशकः भुजः कोटिश्च विश्वांशकः। क्रांत्यंश भुज हुआ और क्रांत्यंश है कहाँ से कहाँ तक, तो ग्रह स्थानगत ध्रुवप्रोत वृत्त में ग्रह स्थान से नाड़ी वृत्त तक क्रांत्यंश हुआ जिसको भुज कहेंगे, अर्थात ग्रह स्थान से और नाड़ी वृत्त तक ग्रहगत ध्रुवप्रोत वृत्त में भुज हुआ। दूसरा कहता है विश्वांश कोटिश्च विश्वांश का, और कोटि हो गया आपका विश्वांश, अर्थात नाड़ी वृत्त में विश्वांसाग्र चिन्ह से और गोल संधि तक कोटि हुआ। और तीसरा है कर्ण, कर्ण कहाँ से था, ग्रह स्थान से और गोल संधि तक, के तीनों क्षेत्र जो बना गोल संधि से विश्वांसाग्र चिन्ह तक, गोल संधि से ग्रह स्थान तक और ग्रह स्थान से विश्वांसाग्र चिन्ह तक, के तीनों क्षेत्र जो मिलकर के बना आपस में, ये आपका हो गया चाप जात क्षेत्र कहे जाएंगे। अर्थात इसमें एक जो है वो क्या होगा, नवत्यंश होगा। अब नवत्यंश होगा कौन, तो कहीं भी चाप जात त्रिभुज जब भी होगा, चाप जात त्रिभुज जब भी होगा, वह आपका हमेशा कर्ण के आमने सामने वाले कोण जो है वह नवत्यंश होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कर्ण के सामने वाला कोण नवत्यंश होगा। अर्थात कर्ण हुआ क्षेत्रांश और क्षेत्रांश के सामने वाला कोण हो गया आपका सम्मुख कोण, जिसको बोलते हैं सम्मुख कोण हो गया। कर्ण का सम्मुख कोण कौन सा हुआ, तो अर्थात जो भुज और कोटि से मिलकर जो कोण का निर्माण होगा तो आपका नवत्यंश हो जाएगा। अर्थात क्रांत्यंश और विश्वांश को मिल करके जो बना कोण वो आपका नवत्यंश कोण हो जाएंगे। ठीक, इस तरह से आपका चाप जात का निर्माण हो गया। अब आगे जो है आचार्य कहते हैं फलवृत्त फलवृत्तम हारम चाह प्राक पर स्वस्तिक प्रोक्तम ग्रहगम फलमंडलम तत् प्राक परांतरम याम सौम्य वृत्ते फलांशका। याम्य सौम्य वृत्ते अर्थात याम्योत्तर वृत्ते फलांशका भवन्ति। याम्योत्तर वृत्त में फलांश होते हैं। अब कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो कहते हैं कि प्राक पर स्वस्तिक प्रोक्तम ग्रहगम फलमंडलम। सबसे पहले क्या है, फलमंडल क्या होगा सो जानिए। तो कहते हैं कि प्राक पर स्वस्तिक प्रोक्तम ग्रहगम फलमंडलम, अर्थात प्राक पर स्वस्तिक गतम पूर्व स्वस्तिक गतम प्राक स्वस्तिक गतम अग्रहगतम फलमंडलम भवति। अर्थात एक ऐसा वृत्त का कल्पना करें जो पूर्व स्वस्तिक में, पश्चिम स्वस्तिक में और ग्रहगत पूर्व स्वस्तिक और पश्चिम स्वस्तिक वृत्त हो, उससे फलवृत्त कहेंगे। ग्रहगत अर्थात ग्रह में भी गया हो और पूर्व स्वस्तिक पश्चिम स्वस्तिक में गया हो, उस वृत्त को क्या कहेंगे, फलवृत्त कहेंगे, फलमंडल कहेंगे। और फिर कहता है प्राग पर स्वस्तिक प्रोक्तम ग्रहगम फलमंडलम। पुनः कहते हैं कि तत् प्राग परांतरम याम सौम्यवृत्ते फलांशका। अब उसमें जो प्राक परांतरम याम सौम्यवृत्ते फलांशका, अर्थात इसमें आपका जो है याम्योत्तर वृत्त में पूर्वापर वृत्त का अंतर जो होगा किसमें, तत् अर्थात फलमंडलम, फलमंडल और फलमंडल प्राग परांतरम अर्थात पूर्वापर वृत्तयो अंतरम, फलमंडल पूर्वापर वृत्तयो अंतरम याम्योत्तर वृत्ते फलांशका। अर्थात याम्योत्तर वृत्त में फलमंडल फलवृत्त और पूर्वापर वृत्त का अंतर फलांश कहे जाएंगे। ठीक, फिर कहते हैं प्राक पर स्वस्तिकात खेटम यावत चापस्य याज्यका। क्या कह दिया यहाँ पे, असौ हार इति प्रोक्तः फलाद्यानयने बुधै।
अब आगे क्या कहते हैं आचार्य कि सर्वप्रथम आपका दो चीज़ बता दी, इसको ठीक से समझ लीजिए। एक फलवृत्त बताएं, दूसरा फलांश बताएं। फलवृत्त क्या है? तो फलवृत्त कहते हैं आचार्य कि ऐसा वृत्त जो पूर्व ग्रहगत पूर्व स्वस्तिक पश्चिम स्वस्तिक में गया हो, अर्थात ग्रह स्थान में भी गया हो और पूर्व स्वस्तिक पश्चिम स्वस्तिक में भी गया हो, तो वो आपके हो जाएंगे फलवृत्त। और वह फलवृत्त और पुराप्रवृत्त का वृत्त में अंतर फलांश हो गए। अब आगे क्या कहते हैं कि पूर्व कपालस्थे ग्रहो पूर्व स्वस्तिकात् तथा च पश्चिम कपालस्थे पश्चिम स्वस्तिकात् ग्रहावधि फलवृत्ते हार चापम। ठीक है, क्या कहते हैं कि पश्चिम कपाले अर्थात यदि ग्रह पश्चिम कपाल में हो तो उस समय पश्चिम कपाल में जब ग्रह होंगे तो क्या होगा कि पश्चिम कपाल में पश्चिम स्वस्तिक से, और जब ग्रह पूर्व कपाल में हो तो पूर्व स्वस्तिक से फलवृत्त तक पश्चिम पूर्व स्वस्तिकात् पश्चिम कपालस्थे पश्चिम स्वस्तिकात् ग्रहावधि ग्रह तक फलवृत्ते अर्थात फलवृत्त में। पूर्व में जो फलवृत्त बताएं तो कहते हैं कि फलवृत्त में अर्थात फलमंडल में पूर्व स्वस्तिक से ग्रह तक, अगर पूर्व कपाल में ग्रह हो तो, यदि पश्चिम कपाल में ग्रह हो तो फलवृत्त में पश्चिम स्वस्तिक से ग्रह तक हार असौ इति प्रोक्तः, उसे क्या कहेंगे? हार कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उसे? हार चापम, उसे हार चाप कहेंगे। और फिर आगे क्या कहते हैं? अच्छा, तज्या फलानयनार्थम फलानयन नयने बुधई प्रोक्तः, उसे फलानयन के समय उसको क्या कहेंगे? हार इति उच्यते, तज्या हार इति उच्यते, उसके ज्या को हार कहे जाते हैं। ठीक है, अर्थात फलवृत्त में पूर्व स्वस्तिक से यदि ग्रह पूर्व कपाल में हो तो पूर्व स्वस्तिक से ग्रह तक फलवृत्त में, यदि ग्रह पश्चिम कपाल में हो तो पश्चिम स्वस्तिक से ग्रह तक फलवृत्त में हार चाप कहे जाएंगे। और उस हार चाप को फलानयन के समय, उस हार चाप के ज्या को फलानयन के समय हार कहा जाता है। ठीक है, अब आगे कहते हैं आचार्य सूत्रचाप। ग्रहोपरि ध्रुव प्रोतात नाड़ी वृते कुजावधि सूत्रचाप बुधई गेयम तज्या सूत्रम यतः स्मृतम। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि ग्रहोपरि ध्रुव प्रोतम नाड़ी वृत्ते यत्र लग्नम तत्क्षितिजावधि नाड़ी वृत्ते सूत्रचापम तज्या सूत्रमितुच्यते। सामान्य चीज है, अर्थात ग्रहों परिगत ध्रुवप्रोत वृत्त में जो है नाड़ी वृत्त में जहाँ लगता है, ग्रहों परिगत ध्रुवप्रोत वृत्त नाड़ी वृत्त में जहाँ लगता है, ततः अर्थात उस स्थान से, तस्मात् स्थानात् अर्थात ततः नाड़ी वृत्तावधि नाड़ी वृत्त तक सूत्रचापम इति कथ्यते, सूत्रचाप कहे जाते हैं। अतज्या सूत्र इति ऋतम, और उसके ज्या को सूत्र कहे जाएंगे। ठीक है, स्पष्ट है। अर्थात ग्रहों परिगत ध्रुवप्रोत वृत्त जो है नाड़ी वृत्त में जहाँ पे स्पर्श करता है, जहाँ पे लगता है, उस स्थान को, उस स्थान से और क्षितिज वृत्त तक नाड़ी वृत्त में सूत्रचाप कहे जाते हैं। और उस सूत्रचाप के ज्या को सूत्र कहे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं चरचापमा। कुज दुरात्र संजोग ध्रुव प्रोतात कुजावधि नाड़ी वृत्ते चरम गेयम तदीयज्या चरज्य का। क्या कहते हैं? कुज दुरात्र संजोग ध्रुव प्रोतात कुजावधि नाड़ी वृत्ते चरम गेयम तदीयज्या चरज्य का।
अब यहाँ पर कहते हैं कुज द्विरात्र संजोग ध्रुव प्रोतात कुजावधि, अर्थात क्षितिज वृत्त अहोरात्र वृत्त संपातगत ध्रुव प्रोत वृत्तम नाड़ी मंडले यत्र लग्नम तत् क्षितिजावधि नाड़ी वृत्ते चरम। चर का परिभाषा बता दिए। क्या कहते हैं कि क्षितिज अहोरात्र संपात गतम, क्षितिज वृत्त अहोरात्र वृत्त संपात में गया हुआ, ध्रुव प्रोत वृत्तम ध्रुव प्रोत वृत्त नाड़ी वृत्ते यत्र लग्नम, नाड़ी वृत्त में जहाँ लगता है, ततः क्षितिजावधि अर्थात उस स्थान से नाड़ी वृत्त में जहाँ लगता है, क्षितिज अहोरात्र का संपादक ध्रुव प्रोत वृत्त नाड़ी वृत्त में जहाँ लगेगा, उस बिंदु से क्षितिजावधि अर्थात क्षितिज वृत्त तक नाड़ी वृत्ते चरम, नाड़ी वृत्त में चर कहे जाते हैं। तज्जा चरज्या इति कथ्यते, और उसके ज्या को चरज्या कहे जाएंगे। ठीक है, इतना ही पाठ को समाप्त करते हैं। तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु।